नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 19 अगस्त 2022 और आपका बहुत बहुत स्वागत है साथियों हमारे इस आज के डेली करंट अफेयर सेशन में। आज जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं साथियों हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे विद कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेनेशन के साथ में। आपके लिए यहां पर बहुत अच्छा और शानदार कंटेंट तैयार किया गया है। इस शानदार क्लास में जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग। और आज जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे और इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये जो टेलीग्राम चैनल आपको करना क्या है, हमारे नीचे मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे इसकी लिंक अवेलेबल है, जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है आपको। ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं, ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर आपको डेली पीडीएफ मिल जाया करेगी। इसके अलावा जो एप्लीकेशन है हमारा, वो एप्लीकेशन भी आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। यहां पर भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जो विभिन्न एग्जाम्स हैं प्रीवियस ईयर्स के, वो सारे एग्जाम्स यहाँ पर विद एक्सप्लेनेशंस के साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर्स यहाँ पर मिलेंगे आपको और बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी। टेस्ट सीरीज वगैरह सभी यहीं पर ही अवेलेबल होगी। तो ये एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, एग्जाम दृष्टि का एप्लीकेशन। इसके अलावा हमारे जो कोर्सेज चल रहे हैं उसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग अपने सेशन को जो है शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ में, और आप लोग जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी यार दोस्तों के साथ में, भाई बंधुओं के साथ में। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि इस शानदार सेशन का वो सब भी फायदा उठा सकें और जल्दी से सेशन से जुड़ जाएं। तो जल्दी से आप सभी लोग शेयर करेंगे सेशन को। चलिए देखिए, जो पहला हमारे जो सुर्खियों की बात करते हैं हम सबसे पहले। ये जो हमारा जो पहला सुर्खियां हैं वो है दोस्तों कि 30 अगस्त से 5 सितंबर तक रूस में किया जाएगा वोस्टॉक 2022 अभ्यास का आयोजन। बीसीसीआई के पूर्व सचिव अमिताभ चौधरी का हाल ही में हो गया निधन। कर्नाटक बैंक द्वारा लॉन्च की गई सस्ती ब्याज दर प्रदान करने के लिए केबीएल अमृत समृद्धि योजना। हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने विकसित किया पूर्ण रूप से स्वदेशी भारत की पहली 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया। लंदन स्थित दादा भाई नौरोजी के घर को मिला ब्लू प्लैक सम्मान। अल्केश कुमार शर्मा को संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में किया गया नियुक्त। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को मजबूत बनाने के लिए F-INSAS सिस्टम प्रदान किया। इटली में स्थित गार्डा झील सूखे के कारण तेजी से सूख रही है। WHO ने मंकी पॉक्स वायरस के वेरिएंट को क्लैड 1, क्लैड 2A और क्लैड 2B दिया नाम। मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल जिला मंडला बना देश का पहला कार्यात्मक रूप से पूर्ण साक्षर जिला। तो दोस्तों ये तो थी सुर्खियां। अब हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली अपने सेशन को शुरुआत करते हैं। मैं चाहूंगा साथियों आप लोग जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। जल्दी से आप लोग सेशन को शेयर करेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेशन को लाइक करिए, इस बेहतरीन शानदार सेशन को जल्दी से आप लोग लाइक करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे। इसके अलावा देखिए, ये हमारे कोर्सेज हैं मिशन एसडीएम 2.0 और समर्पण बैच। इसके अलावा मिशन एसडीएम, ये बैच हमारे चल रहे हैं साथियों। ये जो दोनों बैच हैं, ये दोनों बैच साथियों 5 सितंबर को शुरुआत हो रही है इनकी, और इन पर अभी डिस्काउंट अवेलेबल है। और अगर आप कोड यूज करेंगे ED400 साथियों, आपको यही कोड यूज करना है तो आपको मिलेगा 77% ऑफ। ध्यान रखिएगा, 77% डिस्काउंट मिलेगा आप लोगों को अगर आप ED400 कोड यूज करते हैं। तो मैं चाहूंगा आप इन कोर्सेज को जरूर यहां पर कोर्सेज से इनसे जरूर ज्वाइन करें। अगर आप यूपी ARO की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा समर्पण बैच आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इस समर्पण बैच से। यहां पर आपको ARO की प्री मींस दोनों की तैयारी कराई जाएगी। इसके अलावा यहां पर आपको 300 घंटे का स्मार्ट कार्यक्रम है। प्रतिदिन 2 लाइव क्लासेज आपको मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेज भी आपको मिलेंगी साथियों यहां पर। और जो कक्षाएं हैं हमारी वो आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा आपको कराई जाएगी। क्लास का माध्यम क्या होगा? तो दोस्तों जो क्लास का माध्यम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको यहां पर पढ़ाई कराई जाएगी। क्लियर? साप्ताहिक मूल्यांकन भी आपका होगा वीकली बेसिस पर। और अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की, तो इसके लिए आपका जो मिशन
SDM 2.0 है, ये भी 5 सितंबर से शुरू हो रहा है और इस पर जो डिस्काउंट है वो भी 31 अगस्त तक अवेलेबल है। डिस्काउंट कैसे मिलेगा? आप जब ED400 कोड यूज करेंगे तो ये डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ED400 कोड आपको यूज करना है, तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा ये। और यहाँ पर आपको मिशन SDM 2.0 में क्या क्या है, बाइलिंगुअल बैच है ये भी। यहाँ पर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों फिजिक्स की बहुत ही बेहतरीन शानदार तरीके से तैयारी कराई जाएगी। प्रीलिम्स की मैं बात करूँ तो साथियों यहाँ पर दोनों ही पेपर 1 और पेपर 2 जो कि CSAT है, दोनों की तैयारी कराई जाएगी। और मेंस में आपका GS 1, 2, 3, 4, इसके अलावा जनरल हिंदी और ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको कराई जाएगी। डेली बेसिस पर आपके मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, आपको PDF यहाँ पर मिलेगी और आपकी क्लास नोट्स यहाँ पर मिलेंगे आपको। डेली लाइव क्लासेस होंगी, आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी होंगी, आपकी इवेल्युएशन भी आपका कराया जाएगा, स्पेशल डाउट सेशन भी आपके रहेंगे। तो साथियों, ये मिशन SDM 2.0 समर्पण बैच, इन सभी बैचेस को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। अगर आप RO की तैयारी कर रहे हैं तो समर्पण बैच आपके लिए है। डिस्काउंट अभी चल रहा है 75%, और अगर आप लोग कोड यूज करेंगे ED400 तो 77% आपको डिस्काउंट मिलेगा। उसी तरह से मिशन SDM 2.0 भी 5 सितंबर से शुरू हो रहा है, 31 अगस्त तक दोनों ही इस कोर्सेज पर आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोड यूज करते हैं ED400। ध्यान रखिएगा, कोड ना भूलें आप, कोड जरूर आपको करना है अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो। इसके बारे में फीस वगैरह और सारी चीजों के बारे में जानकारी के लिए आप हमारे इन नंबर्स पर कॉल करके पूछ सकते हैं। क्लियर? चलते हैं आगे। अब आज का जो हम अपना सेशन शुरुआत करते हैं, देखिए 30 अगस्त से 5 सितंबर तक वॉस्टॉक 2022 यानी कि वॉस्टॉक 2022 अभ्यास कहां पर आयोजित होगा? तो गाइज, जो ये अभ्यास है हाल ही में इसकी घोषणा हुई है और चीन ने कहा है कि भारत भी इसमें भाग ले रहा है, यानी कि चीन भारत दोनों ही इसमें भाग लेंगे और ये रूस में होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, कहां पर होगा? रूस में होगा। नाम क्या है? वॉस्टॉक 2022 इसका नाम है। और थल सेना का ये युद्ध अभ्यास है, 30 अगस्त से शुरू होगा और कब तक चलेगा? 5 सितंबर तक चलेगा। आप लोगों को याद रखना है। इसके बारे में और आगे इसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन की बात करें तो देखो, ये जो सैन्य अभ्यास है, भारतीय सेना भी इसमें भाग ले रही है। भारत और चीन और रूस के अलावा यहां पर बेलारूस, मंगोलिया, ताजिकिस्तान, ये सभी देश भी इसमें भाग लेंगे। और कब से कब तक चलेगा ये? 30 अगस्त से, यानी कि इस महीने के अंत में ये शुरू होगा और 5 सितंबर तक चलेगा। क्या फायदा होगा? इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य, जो इस युद्ध अभ्यास में जो सेनाएं भाग लेंगी उनके व्यवहारिक और मैत्रीपूर्ण उनसे सहयोग मिलेगा, सहयोग मजबूत होगा और भाग लेने वाले जो दल हैं उनके बीच में रणनीतिक सहयोग के स्तर को बढ़ाना और विभिन्न सुरक्षा के खतरों को जवाब देने की एक साझा क्षमता मजबूत करना, ये इसका उद्देश्य है। आपको याद रखना है। अब कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत रिलीवेंट है साथियों, ये यहां से आपको लोगों को डायरेक्ट सवाल मिल जाएंगे। अल नजहा युद्ध अभ्यास हाल ही में किन देशों के बीच हुआ? तो गाइज, ये हुआ था भारत और ओमान के बीच में। आप लोगों को याद रखना है, जहां भी अल आ जाए वहां ध्यान रखना वो ओमान के साथ में एक्सरसाइज है। वज्र प्रहरी युद्ध अभ्यास, ये भारत और अमेरिका के साथ होता है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होता है। हैंड इन हैंड, ये भारत और चीन का युद्ध अभ्यास है। हैंड इन हैंड आप लोगों को याद रखना है। भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच मेगा जो सैन्य अभ्यास हाल ही में जो होने वाला है, वो युद्ध अभ्यास का 18वां संस्करण कहां पर होगा? उत्तराखंड के औली में होगा। ध्यान रखना है आप लोगों को। जबकि उदार शक्ति हाल ही फिलहाल में न्यूज में था। ये द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है। किन देशों के बीच में? भारत और मलेशिया के बीच में है। आप लोगों को याद रखना है। क्लियर सारी बातें? चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में अमिताभ चौधरी का निधन हो गया था। तो आपसे पूछा कि ये किस संस्था से जुड़े हुए हैं? देखिए, जो अमिताभ चौधरी हैं साथियों, ये क्रिकेट की संस्था है जो कि BCCI, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, BCCI से ये जुड़े हुए हैं। आप लोगों को याद रखें। इसके अलावा ये झारखंड लोक सेवा आयोग और इसके भी क्रिकेट संघ के, जो झारखंड राज्य का जो क्रिकेट संघ है, उसके भी पूर्व अध्यक्ष ये रह चुके हैं अमिताभ चौधरी। आप लोगों को याद रखना है। BCCI के पूर्व कार्यवाहक सचिव हैं ये, और इनका निधन हो गया है अभी हाल ही फिलहाल में। ये कब से कब तक रहे थे इस बोर्ड में? देखो, 2017 की शुरुआत से लेकर के अक्टूबर 2019 तक ये इस बोर्ड में यानी कि BCCI में रहे थे। और 2004 में इन्होंने इस क्रिकेट प्रशासन में प्रवेश किया था, जब इन्होंने क्रिकेट, झारखंड का जो क्रिकेट संघ है उसमें इनको लाया गया था। अध्यक्ष के रूप में इनका नियुक्ति की गई थी। आप लोगों को याद रखना है 2004
2004 में। इसके बारे में अब हम जो बीसीसीआई की बात हो ही रही है तो चलिए बीसीसीआई के बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। फुल फॉर्म है इसकी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ध्यान रखना है आपको लोगों को, यानी कि ये क्रिकेट को कंट्रोल करती है और क्रिकेट से संबंधित शीर्ष बॉडी है भारत में। क्लियर? इंडिया के अंतर्गत आती है ये। फाउंड कब किया गया था इसको? 1928 में इसका गठन किया जाता है और ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से संबंधित है। इसका हेडक्वार्टर है साथियों वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। और इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो सौरव गांगुली इसके प्रेसिडेंट हैं और हेमंग अमीन इसके सीईओ हैं। आप लोगों को याद रखना है। क्लियर? वाइस प्रेसिडेंट साथियों इसके हैं राजीव शुक्ला। क्लियर? चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट सवालों की बात करें तो उमा पेमा राजू, क्योंकि निधन की बात हो रही है ना, तो देखो जो उमा पेमा राजू हैं इनका हाल ही में निधन हो गया था साथियों। ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो गाइस ये संबंधित हैं पत्रकारिता से। आप लोगों को याद रखना है, भारतीय मूल की ये पत्रकार है उमा पेमा राजू, इनका हाल ही में निधन हो गया था। इसके साथ ही राकेश झुंझुनवाला का भी निधन हो गया था, है ना। बहुत ही एमिनेंट पर्सनैलिटी, निवेशक हैं ये, बहुत बड़े निवेशक हैं। तो ये शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा। शेयर मार्केट का बहुत बड़ा चेहरा था राकेश झुंझुनवाला, इनका निधन हो गया था हाल ही में। लता मंगेशकर जी के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, इनका भी फरवरी में निधन हो गया था। पूछा है आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाएगा कि इनको भारत रत्न कब मिला था। तो गाइज इनको जो भारत रत्न मिला था वो 2001 में मिला था। इसके अलावा इनके बारे में हम बात करें तो इनको जो है फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान भी इनको मिला है, लीजन द ऑनर। जो फ्रांस का लीजन द ऑनर अवार्ड है वो भी इनको मिला है। ध्यान रखना है आप लोगों को ये सारी चीजें। नेक्स्ट, जापान के किस पूर्व पीएम यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री को हाल ही में नेताजी अवार्ड से सम्मानित किया गया? जैसा कि आप जानते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, इनका भी निधन हो गया था, शिंजो अबे। इनको नेताजी अवार्ड से सम्मानित किया गया है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना आपके अब की बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पंडित शिव कुमार शर्मा, इनका भी निधन हो गया था, ये निधन इनका हो गया था और ये संतूर वादक हैं, आप लोगों को याद रखना है। क्लियर सारी बातें? चलते हैं आगे। संजू अबे की हत्या कर दी गई थी दोस्तों, गोली मार करके इनकी हत्या कर दी गई थी। क्लियर? नेक्स्ट है, हाल ही में KBL अमृत समृद्धि योजना किस बैंक द्वारा लॉन्च की गई है? क्या है इसका उद्देश्य? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं अभी फिलहाल RBI के द्वारा भी रेपो रेट को बढ़ा दिया गया था, जिसकी वजह से जो है इंटरेस्ट रेट में भी वृद्धि हो गई थी। तो अब इंटरेस्ट रेट में जब वृद्धि हो जाएगी तो लोग बाग जो है लोन नहीं लेंगे, है ना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब जो कर्नाटक बैंक के साथियों इन्होंने क्या किया है, ये एक स्कीम लेके आए हैं KBL अमृत समृद्धि योजना। इसके तहत ये होगा कि जो लोन, जो इंटरेस्ट है लोन पर, उस इंटरेस्ट को कम किया जाएगा। ध्यान रखना है इस चीज को। और इसके अलावा जो समृद्धि जो ब्याज दर होंगी, जमा जो होंगी, उस पर अधिक ब्याज मिलेगा। आप लोगों को ये याद रखना है। तो ये कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, आप लोगों को याद रखना है। इसके तहत KBL अमृत समृद्धि इसको नाम दिया गया और जमा योजनाओं पर क्या किया है, जमा योजनाओं पर जो है 6.10% का इन्होंने उच्च ब्याज दर का पेशकश किया है। क्लियर? ये अमृत, जो आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, उसके एक हिस्से के रूप में, उसके पार्ट के रूप में इस योजना को लाया गया है कर्नाटक बैंक के द्वारा। कहां पर है ये कर्नाटक बैंक? ये साथियों मंगलुरु में स्थित है, इसका मुख्यालय मंगलुरु में है। इसके CEO महाबलेश्वर MS हैं और स्थापना इसकी हुई थी 18 फरवरी 1924 को। आप लोगों को याद रखना है ये सारी चीजें। नेक्स्ट है, वित्तीय समावेशन पर दुनिया की सबसे बड़ी जनधन योजना है। वित्तीय समावेशन पर दुनिया की सबसे बड़ी, ध्यान रखना है कि वित्तीय समावेशन पर, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन पर दुनिया की सबसे बड़ी योजना कौन सी है? यह है जनधन योजना। वित्तीय समावेशन वैसे होता क्या है? देखिए साथियों, वित्तीय समावेशन का मतलब होता है कि समाज का जो गरीब से गरीब व्यक्ति और पिछड़े से पिछड़ा व्यक्ति है, यानी कि जो कतार में अंतिम बिल्कुल लास्ट में खड़ा हुआ है, उसको भी बैंकिंग सुविधाओं में शामिल किया जाए। तो आप लोगों को ये याद रखना है वित्तीय समावेशन के बारे में। नेक्स्ट है, वर्तमान में रेपो रेट कितना प्रतिशत है? जैसा कि आप जानते हैं अभी कुछ दिन पहले जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई थी उसमें रेपो रेट को बढ़ा दिया गया था और अब ये 5.40% है। नेक्स्ट है, सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए विजिल आंटी, हाल ही में अभी आज ही इसको जो मतलब कल ही इसको जो लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखना, विजिल आंटी की शुरुआत किसने की है? ये की है HDFC बैंक ने। नेक्स्ट है, मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो गाइज ये होते हैं 6 सदस्य। इनमें जो 3 RBI के सदस्य होते हैं, RBI के गवर्नर इसके हेड होते हैं,
और 3 ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। आप लोगों को याद रखना है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो गाइज आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट, डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया जाता है। तो ये जारी किया जाता साथियों आरबीआई के द्वारा। डिजिटल भुगतान सूचकांक के बारे में आप लोगों को याद रखना है, आरबीआई के द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर ये थे सीडी देशमुख। आप लोगों को ये भी याद रखना है। और आरबीआई के वैसे ओवरऑल पहले गवर्नर थे ऑसबोर्न स्मिथ। क्लियर। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया कहां पर विकसित किया है? तो दोस्तों जो ये भारत का पहला है, ध्यान रखना है, 3D प्रिंटेड है मानव कॉर्निया। कॉर्निया क्या होती है आप लोग जो देख रहे हैं यहां पर, यह है कॉर्निया। मानव कॉर्निया किसने विकसित किया है? ये हैदराबाद में विकसित किया है। इसमें एक तो आईआईटी हैदराबाद इन्वॉल्व है इसमें, इसके अलावा सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये भी इसमें इन्वॉल्व है, और एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, ये तीनों ही इंस्टीट्यूट्स के द्वारा इनके जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने इस पर रिसर्च किया और ये मानव दाता कॉर्नियल ऊतक से एक 3D मुद्रित यानी कि 3D प्रिंटेड कॉर्निया विकसित करी है। और इसको इस जो कृत्रिम कॉर्निया जो विकसित की है इसको खरगोश की आंख में साथियों प्रत्यारोपित भी यानी कि ट्रांसप्लांट भी कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, इस पर टेस्ट में सारी चीजें ये सफल रही हैं। और भारतीय जो चिकित्सक है, वैज्ञानिक टीम है, उन्होंने ये कहा है कि ये पूरी तरह से भारत में निर्मित उत्पाद है, किसी भी तरह का कोई सिंथेटिक नहीं है ये, और पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया है। ध्यान रखिएगा, ये प्रत्यारोपण के लिए ऑप्टिकल और शारीरिक दोनों ही रूप में ये उपयुक्त है। क्लियर। अब महत्वपूर्ण सवालों की बात करें तो देखिए, निकट दृष्टि दोष आप सभी जानते हैं। इसमें आप लोगों को बताना है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों ये किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग। और निकट दृष्टि दोष में दोस्तों जो दूर की वस्तु है वो क्लियर दिखाई नहीं देती है। आप लोगों को ये याद रखना है, दूर की वस्तुएं क्लियर यानी कि साफ दिखाई नहीं देती। नेक्स्ट है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं। आप लोगों को ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो याद रखना है। और इस दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? ये लेंस प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने 13 नए जिलों के निर्माण की घोषणा की है? तो गाइज 13 नए जिलों के निर्माण की घोषणा की है आंध्र प्रदेश ने। पहले इसमें 13 जिले थे और अब 13 नए जिले और बनाए जाएंगे और टोटल अब इसमें यहां पर हो गए 26 जिले। नेक्स्ट है तिहान। तिहान नामक प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र का उद्घाटन आईआईटी हैदराबाद के द्वारा किया गया है, जबकि हुसैन सागर झील साथियों ये हैदराबाद में है। आप लोगों को याद रखना है। और मृगवानी नेशनल पार्क तेलंगाना में है। विंग्स इंडिया 2022 का उद्घाटन कहां पर हुआ? बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2022 का उद्घाटन होता है। आप लोगों को ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं। क्लियर दोस्तों, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में लंदन में किस स्वतंत्रता सेनानी के घर को ब्लू प्लैक, ये एक पट्टी होती है, एक पट्टिका की तरह ब्लू कलर की पट्टिका होती है, ब्लू प्लैक सम्मान से नवाजा गया है, या कह सकते हैं ब्लू प्लैक हाल ही में किसके घर को दिया गया है? तो साथियों ये दिया गया है स्वतंत्रता सेनानी, महान स्वतंत्रता सेनानी, इनका नाम है दादा भाई नौरोजी। इन दादा भाई नौरोजी के जो घर है लंदन में, इनको दिया गया ब्लू प्लैक। और ये ब्लू प्लैक सम्मान होता क्या है? देखिए, जो भी एमिनेंट पर्सनैलिटी होती हैं उनके घरों को, उनके ऐतिहासिक महत्व की इमारतों को यह दिया जाता है। इंग्लिश हेरिटेज की यह योजना है। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो प्रतिष्ठित सदस्य कौन थे? दादा भाई नौरोजी। लंदन में ये 8 वर्षों तक रहे थे और इसीलिए इनकी जो नीली पट्टिका से सम्मानित किया गया इनके घर को। ये ब्रिटेन के पहले भारतीय सांसद हैं। आप लोगों को याद रखना, भारतीय सांसद, ब्रिटेन में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए निर्वाचित हुए हैं? वो हैं दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, नौरोजी को यह सम्मान हाल ही में दिया गया है और ऐसे समय दिया गया जब भारत अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। नेक्स्ट, नौरोजी 19वीं सदी के अंत में कितने वर्ष रहे थे यहाँ लंदन में? 8 वर्ष तक रहे थे। 7 बार ये इंग्लैंड गए और लंदन में अपनी जिंदगी का 3 दशक से अधिक वक्त इन्होंने गुजारा था। क्लियर? तो आप लोगों को याद रखना है इस सारी चीजों के बारे में। दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करें तो देखो, मुंबई में ये एक पारसी परिवार में इनका जन्म होता है। भारत और ब्रिटेन दोनों ही जगह ये जो प्रभावशाली बुद्धिजीवी नेता थे, इनका अधिकांश काम ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के उनके तथाकथित ड्रेन थ्योरी पर आधारित है। साथियों, ड्रेन थ्योरी क्या है? देखिए, ये ड्रेन थ्योरी की बात करें तो जो भारत से
ब्रिटिश शासन के दौरान जो आर्थिक संसाधनों का ड्रेन किया जा रहा था ब्रिटेन में, उनको ड्रेन थ्योरी बोलते हैं। जैसे कि भारत से बड़े पैमाने पर बुलियन, सोना चांदी है, और यहाँ से पैसे को बहुत बड़े पैमाने पर राजस्व के रूप में भारत से ब्रिटेन ले जाया जा रहा था। इसी को ड्रेन थ्योरी बोला जाता है। पहले भारतीय हैं जो कि ब्रिटेन की संसद के लिए नियुक्त हुए थे। कहां से? जुलाई 1892 में ये नियुक्त हुए थे आम चुनाव में, और फिंसबरी सेंट्रल के उत्तरी लंदन निर्वाचन क्षेत्र से किसकी टिकट पर? लिबरल की टिकट पर, या लिबरल जो पार्टी थी उनकी टिकट पर इनको चुना गया था। ये तो सारी बातें हमने दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करी। अब इनके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो कृति है, या हम इसको एक तरह से निबंध है, ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कब लिखा गया था? 1901 में इसको लिखा था दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। साथियों, ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। आप लोगों को यह भी याद रखना है। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में किए गए व्यर्थ खर्चों की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? वेल्बी आयोग। और ये दादा भाई नौरोजी भी वेल्बी आयोग के एक सदस्य थे, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय सांसद, ये थे साथियों दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त हुए? 3 बार, 1886 में, 1893 में और 1906 में। आप लोगों को ये वर्ष भी याद रखना है। अब ये हमारा जो है गाइज, हमारे जो कोर्सेज जो चल रहे हैं, उन कोर्सेज को आप लोग जरूर, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं सीरियसली, आप सीरियस कैंडिडेट हैं और आप अपनी सक्सेस चाहते हैं, तो ये बैच आप लोग जरूर इन बैच को ज्वाइन करें। आप इनके बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। मिशन एसडीएम 2.0 यूपी पीसीएस के लिए है, जबकि समर्पण बैच यूपी आरओएआरओ के लिए, क्योंकि आरओएआरओ की वैकेंसीज भी आने वाली हैं, तो इसलिए अब आपको जुड़ जाना चाहिए। समर्पण बैच से जरूर जुड़ें। और इन सभी के लिए साथियों, अगर आप इन पर जो डिस्काउंट चल रहा है, ये डिस्काउंट कब तक है? 31 अगस्त तक ये डिस्काउंट है। और ये जो बैच है कब से शुरू होंगे? 5 सितंबर से ये बैच शुरू होंगे दोस्तों। अगर आपको ये डिस्काउंट चाहिए 77% का, तो आप लोगों को एक कोड यूज करना है। कौन सा कोड? ED400। ये कोड आपको यूज करना है। क्लियर? ध्यान रखिएगा। अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं, जो हमारे कोर्सेज पर 75 से 77% का भारी भरकम डिस्काउंट चल रहा है, तो आप लोगों को साथियों कोड यूज करना है ED400। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पर कॉल करके पूछ सकते हैं। कौन से कॉन्टैक्ट नंबर? ये, इन पर कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र में उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में नियुक्त किया गया है? तो देखो, सबसे पहले आप ये जानिए कि इस हाई लेवल का जो इंटरनेट पैनल है, इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, जो इंटरनेट से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी समस्याएं हैं, सुरक्षा चुनौतियां, सभी को इसमें एड्रेस करना होता है। उन मुद्दों पर विचार विमर्श करके रिसर्च करना, ये सभी इसका उद्देश्य है। और अभी जो है अल्केश कुमार शर्मा को, राइट आंसर इज बी, अल्केश कुमार शर्मा को दोस्तों इस उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में नियुक्त किया गया है। ये जो है भारत का जो आईटी मिनिस्ट्री है, उस आईटी मिनिस्ट्री में ये जो है प्रौद्योगिकी, ये मतलब सचिव रह चुके हैं, और सचिव थे ये अल्केश कुमार शर्मा। इनको इंटरनेट गवर्नेंस पर प्रख्यात जो विशेषज्ञों की कमेटी है, जो पैनल है, उसमें नियुक्त किया गया है। आईएएस ऑफिसर है ये, केरल कैडर के। क्लियर? और कैबिनेट सचिवालय में एक पूर्व सचिव, और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ शहरी विकास, गरीबी उन्मूलन, इन सभी के लिए राष्ट्रीय परियोजनाएं जो है उनके निदेशक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। आप लोगों को याद रखना है। अब जो है इंपॉर्टेंट नियुक्तियां जो हाल फिलहाल में न्यूज में थी, वो ये है कि यूएन में भारत की नई स्थायी प्रतिनिधि कौन है? ये है दोस्तों रुचिरा कंबोज। नेक्स्ट, सेबी की अध्यक्ष, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच। और सीएसआईआर की पहली महिला प्रमुख, सीएसआईआर की पहली महिला प्रमुख है साथियों, ये हैं नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। आप लोगों को याद रखना है, नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। क्लियर? मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, दोस्तों मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद को नियुक्त किया गया है। और भारतीय प्रेस परिषद की नई प्रमुख रंजना देसाई को नियुक्त किया गया है। ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष हैं वो है अलका मित्तल। जबकि यूपीएससी के अध्यक्ष साथियों मनोज कुमार सोनी को
नियुक्त किया गया। और जो देबाशीष पांडा हैं ये IRDAI के अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। क्लियर, ये सारी बातें, सारी नियुक्तियां यहां पर डिस्कस करी हम लोगों ने। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को मजबूत बनाने के लिए कौन सा सिस्टम प्रदान किया। सबसे पहले आप ये जानिए ये इंसास सिस्टम होता क्या है। देखिए, इंसास सिस्टम की जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है फॉर फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री सोल्जर एज ए सिस्टम, इंसास। इसका उद्देश्य है, इसमें देखो, एक ऐसी वर्दी प्रदान करनी है सैनिकों को कि उनका वो हर तरीके से सुरक्षा प्रदान करे। यहां पर इस वर्दी में GPS जुड़ा हुआ होगा, रेडियो पैनल होगा, ग्रुप वगैरह यहां पर। इसके अलावा रात के अंधेरे में भी बहुत ही इजीली इसको देख सकते हैं। इस तरह का एक अलग डिजाइंड यहां पर हेलमेट इनको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इंसास सिस्टम, ये भारतीय सेना को जो पैदल टुकड़ी है उनको प्रदान किया गया है और उनको एक तरह से ये कवच के तौर पर काम करेगा। जो हमारे थल सैनिक है उनको अत्याधुनिकीकरण इनका करना है और कार्य क्षमता में भी इससे इजाफा होगा। साथ ही प्रोजेक्ट के तहत सैनिकों को हल्के वजन के आधुनिक सिस्टम से लैस किया जाएगा। बहुत ही हल्का वजन होगा इसका। और ये जो है ये सिस्टम है, इंसास सिस्टम, ये हर किसी मौसम में काम करने के लिए तैयार है। क्लियर। और भारत और रूस के साझा मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के अमेठी में ही इसका निर्माण किया जा रहा है। अब देखो, ये तो मैंने बात करी यहां पर इसके बारे में, इंसास सिस्टम के बारे में। अब ये कुछ और चीजें इंसास सिस्टम के बारे में, कुछ और बात करें तो देखो, इसमें AK-203 असॉल्ट राइफल है और असॉल्ट राइफल की रेंज कितनी है, 300 मीटर रेंज है इसकी। और इसे जो रूस के साथ मिलकर के अमेठी में बनाया जा रहा है। पहली चीज क्या है इसमें, इंसास सिस्टम में AK-203 असॉल्ट राइफल प्रदान की गई है। इसके अलावा इसी के साथ में इंसास सिस्टम में बैलिस्टिक हेलमेट प्रदान किया गया है, बैलिस्टिक गॉगल्स हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट है इसमें शामिल है। और हेलमेट और जो जैकेट है ना वो साथियों, उसमें AK-47 राइफल से दागी गई 9 mm तक की गोली भी इस पर जवान बच सकता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करें तो F इंसास में सैनिकों को राइफल के ऊपर एक होलोग्राफिक भी लगा हुआ मिलेगा, होलोग्राफिक लेंस। और उसी लेंस के माध्यम से आगे जो भी कोई खतरा है, कैसे भी है, निशाना, उससे सटीक निशाना लगाया जा सकता है। हेलमेट पर अंधेरे में भी देख पाने के उपकरण लगे हैं और कम रोशनी के समय भी बड़े काम के ये साबित होंगे। इसके अलावा एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम भी इस वर्दी को लैस किया गया इन सभी चीज़ों से। तो ये थी साथियों, हमने इसके बारे में डिस्कस करा। अब कुछ और चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप भारतीय सेना के बारे में डिस्कस करिए, क्योंकि सेना से संबंधित सवालों को हम लोग आंसर कर रहे हैं। तो देखिए, भारतीय सेना की स्थापना कब होती है साथियों? भारतीय सेना की स्थापना 1894 में होती, 1895 में, सॉरी 94 में नहीं, 1895 में इसकी स्थापना होती है। और भारतीय सेना की कितनी कमान कार्यरत हैं? 7 कमान कार्यरत हैं, आप लोगों को याद रखना है। जैसे कि पूर्वी कमान, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। साथियों, जो पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहां पर है? पश्चिमी कमान का मुख्यालय चंडीगढ़ में है, जबकि जो दक्षिण कमान का मुख्यालय है वो पुणे में है, आप लोगों को याद रखना है। और पूर्वी कमान का मुख्यालय कोलकाता में। 7 टोटल कमान कार्यरत हैं। उत्तरी कमान का मुख्यालय उधमपुर में है और सेना की जो ट्रेनिंग कमान है उसका मुख्यालय शिमला में। चौथी विश्व की जो हमारी जो सेना है वो विश्व की चौथी सबसे ताकतवर सेना है, आप लोगों को याद रखना है। क्लियर, ये सारी चीजें। अब आगे चलते हैं। देखिए, जो आगे की अगर बात करें हम दोस्तों, तो देखो यहां पर अब नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो है कि हाल ही में चर्चा में रही थी, क्या चर्चा में रही है? गार्डा झील चर्चा में रही है ये, और आप लोगों को बताना है ये कौन से देश से संबंधित है, कौन से देश में है गार्डा झील। देखिए, गार्डा झील चर्चा में क्यों है? क्योंकि देखो यहां पर जो गार्डा झील इसलिए चर्चा में है दोस्तों, यहां पर सूखे की वजह से ये झील सूखती जा रही है। आप यहां पर इस पिक्चर को देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये देखिए, यहां पर इसकी जो नीचे की जो धरातल है वो भी दिखाई पड़ने लगा है। क्लियर। कहां पर है ये है साथियों इटली में। कहां पर है? इटली में है, ये आप लोगों को याद रखना है। ये देखिए, ये इटली का मैप है और ये रोम है। यहां पर ये देख रहे हैं आप, ये है गार्डा झील। बहुत ही छोटी हो गई है, सिकुड़ती जा रही है ये सूखे की वजह से। हुआ क्या यहां पर देखो, इसके सूखे की वजह से एक नदी है, पो नदी, जिसको इटली की गंगा भी बोला जाता है। इटली की गंगा किसको कहा जाता है? पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। तो चूंकि बारिश ना हो पाने के कारण इस पो नदी में जो पानी सूख गया था, तो उसके बाद में इस जो झील का पानी इसमें लाया गया है। क्लियर सारी बातें। इस झील के यानी कि जो गार्डा झील है, इस गार्डा झील के पानी को पो नदी में लाया गया था
और उसके बाद में ये झील भी तेजी से सूख रही है ये, ठीक है। इसमें अब सबसे कम, अब तक का दशक का सबसे कम जल स्तर है यहाँ पर, और जल का इतने नीचे चला गया है कि इसकी नीचे की चट्टान दिखने लगी है, जैसा कि अभी मैंने दिखाया था। जल का जो तापमान है वो साथियों कैरेबियन सागर के औसत तापमान तक भी गर्म हो गया है। तो ध्यान रखना है आपको। गार्डा झील कहाँ पर है? इटली में है गार्डा झील। सब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवालों की जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यह है साथियों सुपीरियर झील। इटली की सबसे लंबी नदी, इटली की सबसे लंबी नदी है पो नदी। इसको इटली की गंगा भी कहा जाता है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है महान झील क्षेत्र कहां पर स्थित है? ये स्थित है नॉर्थ अमेरिका में। और विक्टोरिया झील ये अफ्रीका में स्थित है। नील नदी इसी झील से होकर के निकलती है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। और विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील ये है साथियों कैस्पियन सागर। ध्यान रखना है, कैस्पियन कोई सागर नहीं है, ये एक झील है, ठीक है। और भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो गाइस भारत की जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो है वुलर झील। आप लोगों को ये सारी बातें याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाल ही में WHO ने किस वायरस के वेरिएंट को क्लैड 1 और क्लैड 2A इसके अलावा क्लैड 2B ये नाम दिया गया है? जैसा कि आप जानते हैं साथियों, मंकी पॉक्स जो वायरस है, ये मंकी पॉक्स वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा चर्चा में था। और भारत में जो पहला केस आया था वो केरल में आया था। साथियों कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो अगर अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे अपने यार दोस्तों के साथ में, जल्दी से आप लोग शेयर करेंगे और सेशन को लाइक कर दीजिएगा। PDF टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। मंकी पॉक्स के बारे में बात करें साथियों, तो पहले इसके नामों की बात करें। देखिए, जो अभी WHO के द्वारा एक विशेषज्ञों की एक एक्सपर्ट का जो पैनल था उसकी बैठक बुलाई गई और इन्होंने इस नाम पर कुछ जो नाम, 3 नाम जो दिए गए हैं, उन तीनों नामों पर सहमति जता दी है। क्लियर? और ये मंकी पॉक्स वायरस के प्रकारों के अलग अलग नाम है। जैसे कि जो अफ्रीका के कांगो बेसिन में जो वेरिएंट आया था उस वेरिएंट को नाम दिया गया क्लैड 1। ध्यान रखना है आप लोगों को, अफ्रीका के कांगो बेसिन में क्लैड 1, जबकि पूर्वी पश्चिमी अफ्रीका में जो वेरिएंट आया उसको क्लैड 2 के रूप में जाना जाएगा। और इसके 2 उपवर्ग भी हैं, क्लैड 2A और क्लैड 2B। ये आप लोगों को याद रखना है। जो क्लैड 2B है साथियों, वो 2022 का प्रकोप जो हुआ था उसमें सबसे खतरनाक था, ये सबसे प्रमुख वेरिएंट था। ध्यान रखना है आप लोगों को। अब बात करते हैं WHO के बारे में। देखो, WHO साथियों एक मतलब इंटरनेशनल लेवल पर एक UN की स्पेशल एजेंसी है जो कि इंटरनेशनली पब्लिक की हेल्थ पर फोकस करती है। हेल्थ को बनाए रखने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और इसको जो है 7 अप्रैल 1948 की स्थापना होती है इसकी। हेड कौन है? इसके जो हेड हैं साथियों वो हैं टेड्रोस गैब्रेसस, ये डायरेक्टर जनरल हैं WHO के। WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट भी पब्लिश की जाती है और ये रिपोर्ट है वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट। आप लोगों को याद रखना है। क्लियर? चलते हैं आगे। मंकी पॉक्स के बारे में बात करें साथियों, तो ये एक जूनोटिक वायरल डिसीज है। जूनोटिक डिसीज ऐसी डिसीज होती है साथियों जो कि वायरस से, जूनोटिक डिसीज कैसी डिसीज होती हैं? जूनोटिक डिसीज ऐसी डिसीज होती हैं जो कि जानवरों से ह्यूमन बीइंग में फैलती हैं। आप लोगों को याद रखना है। और वायरस से ये मंकी पॉक्स वायरस फैलता है। और इसमें जो चेचक की तरह, जैसे चेचक होता है ना, छोटी माता, स्मॉल पॉक्स, चेचक की तरह के इसमें छाले छाले हो जाते हैं पूरी बॉडी पर, रैशेज हो जाते हैं। इसके जनरल सिम्टम्स की बात करें तो इससे बुखार आता है, हेडेक होने लगता है, इसके अलावा मसल्स में पेन होने लगता है, बैक में पेन होता है, चिल्स वगैरह, और लिम्फ नोड में सूजन आ जाती है। रैशेज होने लगते हैं पूरी बॉडी पर, छाले छाले हो जाते हैं और कभी कभी फेस पर और कभी ये पूरी बॉडी पर फैल जाते हैं। आप लोगों को ये याद रखना है मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। पहली बार इस वायरस को जो है 1950 के दशक के अंत में बंदरों के एक ग्रुप में देखा गया था साथियों। उसके बाद में इस पर रिसर्च किया गया 1958 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में, और फिर ये आउटब्रेक सामने आया था। चूंकि बंदरों में यह सबसे पहले पाया गया था इसीलिए इसका नाम रखा गया मंकी पॉक्स। क्लियर सारी बातें? पहला केस ह्यूमन बीइंग में कब आया सामने? तो ह्यूमन केस जो आया था साथियों वो भी आप लोगों को याद रखना है 1970 में, जबकि वैसा केस ये ह्यूमन केस था, यानी कि किसी भी व्यक्ति में जो पाया गया केस वो था 1970 में। आप लोगों को याद रखना है। क्लियर? चलते हैं आगे। ये आज का नेक्स्ट हमारा जो सवाल वो ये है कि हाल ही में किस राज्य का आदिवासी बहुल जिला मंडला देश का पहला कार्यात्मक
रूप से साक्षर जिला बन गया है। तो गाइज ये बन गया है, कहाँ का है ये? मंडला जिला मध्य प्रदेश का है, आप लोगों को याद रखना है, मध्य प्रदेश का। अच्छा ये बताइए, सबसे पहले हम बात करते हैं कार्यात्मक रूप से साक्षर क्या होता है। देखिए, कार्यात्मक रूप से साक्षर वो व्यक्ति होते हैं जो व्यक्ति पढ़ना लिखना जानता है, इवन जैसे कि गिनती वगैरह, अपना नाम लिख सके, गिनती वगैरह जान सके, गिनती वगैरह लिख ले, ये सभी वो कौन है, वो उसको बोलेंगे कार्यात्मक रूप से साक्षर। तो ऐसा पहला जिला, यानी कि जो मंडला जिला है उसके सभी व्यक्ति शिक्षित हैं, यहां पर साक्षर हैं, आप लोगों को याद रखना है। और ये मंडला जिला कहां पर है? ये है मध्य प्रदेश में। क्लियर? साक्षरता के पहले पायदान को इन्होंने पार कर लिया है और जिला, ये जो मंडला जिला है साथियों, पूर्ण रूप से कार्यात्मक साक्षर जिला बन गया है। इसका मतलब यह है कि अब मंडला जिले के जो सभी लोग हैं वो अपना नाम लिख सकते हैं और गिनती लिखना और पढ़ना जान सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करें तो आज से 2 साल पहले मंडला में निरक्षरता से आजादी अभियान शुरू किया गया। और मध्य प्रदेश की बात करें तो साथियों, इसकी जो राजधानी वो भोपाल है, सबसे बड़ा शहर इंदौर है और ये जो राज्यपाल हैं यहाँ के, ये हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल, ये राज्यपाल हैं, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर विधानमंडल एक सदनीय है और विधानसभा की सीट कितनी है? 231 सीटें हैं विधानसभा की, राज्यसभा की 11 सीटें हैं, आप लोगों को याद रखना है, और लोकसभा की 29 सीटें हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। क्लियर सारी बातें? अब कुछ महत्वपूर्ण जो सवाल है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हीरे का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो साथियों, हीरे का जो सबसे बड़ा भंडार है वो है मध्य प्रदेश में, आप लोगों को याद रखना है। और कौन से जिले में? पन्ना जिले में हीरा पाया जाता है, इनका ध्यान रखिएगा आप लोगों को। टाइगर स्टेट, साथियों जो टाइगर स्टेट है वो मध्य प्रदेश को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर टाइगर्स की संख्या बहुत ज्यादा है। कितनी है? 526, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर है इंडिया के। क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वनीकरण वाला राज्य ये है साथियों मध्य प्रदेश। और कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, आप लोगों को याद रखना है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों वो लगातार चर्चा में है, क्योंकि चर्चा में इसलिए है, नामीबिया से जो चीते आ रहे हैं उनको कुनो राष्ट्रीय उद्यान में ही क्या किया जाएगा? कुनो राष्ट्रीय उद्यान में ही इनको ट्रांसलोकेट किया जाएगा। कुछ और चीजों के बारे में बात करें तो भारत में चीतों को लाने के लिए समझौता किसके साथ में हुआ है? नामीबिया के साथ में। इसके अलावा भीमबेटका, पंचमढ़ी, खजुराहो, सांची स्तूप, ग्वालियर का किला और उज्जैन रीवा, ये जलप्रपात जो है ये सभी साथियों इसके पर्यटक स्थल हैं, किसके? मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट, ये जो है हमारा कोर्स, और आप लोगों को इसके जो डिस्काउंट है उसको डिस्काउंट लेना है तो साथियों वो है ED400। आप लोगों को ये ED400 कोड यूज करना, ध्यान रखना है आप लोगों को। UPPCS की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप RO ARO की तैयारी कर रहे हो या कोई भी अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो जो हमारे कोर्सेज लॉन्च हुए हैं उन कोर्सेज को जरूर आप लोग कोर्सेज पर आएँ, कोर्सेज को ज्वाइन करें। ठीक है, क्योंकि इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा साथियों। क्लियर? और फ्लैश सेल चल रही है, सरप्राइज है, बिगेस्ट गिव अवे चल रहा है अभी, जो 77% ऑफ है अगर आप कोड यूज करते हैं ED400। अगर कोड ये वाला यूज करेंगे ना आप लोग ED400 तो आपको इस पर डिस्काउंट मिलेगा। समर्पण बैच हमारा यूपी RO और ARO के लिए, जबकि जो मिशन SDM 2.0 वो PCS 2023 के लिए है। बहुत स्मार्ट तरीके से यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा, बहुत सारी चीजें आपको, जो क्लास नोट्स, PDF, ये सभी यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर और इसमें डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो इस पर 77% ऑफ चल रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर्स पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। क्लियर? चलते हैं आगे। ये आज का सवाल है गाइज, इसको जो है आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सभी लोग, मैं चाहूंगा कि सभी लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सभी लोग इस सवाल को अटेम्प्ट करें। क्लियर? आप देखिए, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, आज का मतलब जो कल का क्विक रिवीजन था वो कर लेते हैं आज की वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं क्विक रिवीजन हम लोग डेली करते हैं, और ये एक सवाल जो अभी पीछे दिया था वो भी आप लोगों को डेली दिया जाता है अगर आप अटेम्प्ट करें तो। अब देखिए, क्विक रिवीजन की बात करें तो दोस्तों, जो क्विक रिवीजन 17 अगस्त का क्विक रिवीजन बात कर लेते हैं हम लोग। प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइज, प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस जो है ये मनाया जाता है 13 अगस्त को। हाल ही में नवरोज जो त्योहार है ये किस समुदाय द्वारा मनाया गया? तो
तो गाइज ये मनाया गया पारसी समुदाय के द्वारा। सुल्तान अजलन शाह कप का आयोजन 2 साल बाद 16 से 25 नवंबर के बीच मलेशिया के इपोह में किया जाएगा। यह किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है गाइज हॉकी से। ध्यान रखना आप लोगों को, सुल्तान अजलन शाह कप। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया है? तो गाइज ये किया है जोधपुर में। 12 फुट ऊंची ये प्रतिमा है, पंचधातु की बनी हुई है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता दिवस 2022 के मौके पर कौन सी तोप पहली बार लाल किले पर 21 तोपों की सलामी का हिस्सा बनी? तो ये बनी अटैक्स, ATAGS। नेक्स्ट, एशिया के सबसे पुराने क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप का आयोजन किस राज्य में नहीं हुआ है? तो गाइज ये पश्चिम बंगाल में भी होगा, मतलब मणिपुर में भी और असम में भी, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन नहीं किया जाएगा। तो राइट आंसर डी। नेक्स्ट, हाल ही में कोरोना बूस्टर टीके के लिए ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया ब्रिटेन। राइट आंसर यहां पर सी है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश को डॉर्नियर 228 विमान यानी कि समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? ये सौंपा है गाइज, किसको सौंपा है? श्रीलंका को सौंपा है। नेक्स्ट, हाल ही में विलियम रूटो को किस देश का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है? तो ये किया गया है केन्या को। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। हाल ही में ग्राम रक्षा कार्ड योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है? तो साथियों ये लागू की गई है जम्मू कश्मीर के द्वारा। गाइज ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद करता हूं आपको कंटेंट, हमारी वीडियो, हमारा लेक्चर, हमारा सेशन सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो मैं चाहूंगा जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। सेशन को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ में वीडियो का एंड करते हैं। और हमारे जो कोर्सेज पर अभी जो है डिस्काउंट चल रहा है 15 अगस्त के उपलक्ष्य में, अगर ये लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे डिस्काउंट्स का जो कोड है ED400, उस कोड को आप लोगों को जरूर यूज करना है, तभी आप लोगों को डिस्काउंट मिल पाएगा। क्या कोड है? ED400, आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए आज का सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसी के साथ में वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।